लॉजिकल है ये। नहीं, अगर इस तरह से होगा तो भैया डिबेट को यहीं बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए डिबेट को यहीं। बिल्कुल करा, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए स्टूडियो को ऑडियो। ये किस तरह की बहस हो रही है? मैं प्रेम जी आपको भी कह रही हूँ, प्लीज आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती। आप नहीं, पहले मेरी बात सुनिए ना, फिर देखिए। अरे लॉजिकल बात आप कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन कम से कम उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए बोलिए। आपने ख्याल नहीं रखा है तो आप उनको मूर्ख बोलेंगे, आप उनको गाली देंगे। कम से आप बात करिए ना, आप तार्किक बहस करिए। लेकिन अगर आप भी वही करेंगे तो फिर क्या फर्क रह गया? और इस तरह से आप दे रहा हूं, तो पर आप अपनी बात संविधान सम्मत बात कर रहा हूं। लेकिन आप पीएम को मूर्ख नहीं बोल सकते ना, आप पीएम को मूर्ख नहीं बोल सकते। मैं आपको रोक रही हूँ। दीपक जी, कम्युनल रंग कौन देने की कोशिश कर रहा है? मैं बहुत अच्छे मान लीजिए आपके डिबेट में हमेशा आता हूँ, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता और बड़ी सुंदर तरीके से चलती है। तो और मेरा भी मानना यह है कि जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो नफरत नहीं फैला रहे हैं, वो मुस्लिमों के प्रति प्रेम फैला रहे हैं। तो जो भी हमारे हिंदू अंधभक्त हैं उनको जाग जाना चाहिए कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया? इंद्रेश जी ने। कौन है? आरएसएस के टॉप 20 आदमियों में से एक। अखंड भारत कौन मांग रहा है? जो संवैधानिक रूप से देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह, उस 45 करोड़ मुसलमानों को जो हमारे भारत विरोधी हैं उनको इस देश में लाने की कौन बात कर रहा है? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पिछले 10 साल में किसने इस देश से नहीं भगाया? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी। इस देश में आईएएस का जो सिविल सर्विसेज के अंदर 2.5% से 5% मुसलमान को किसने किया? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने। सरकारी संसाधनों में 10-15% से हिस्सेदारी 30 से 40% किसने करी? हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने। और जो भी छात्रवृत्तियां बढ़ी हैं वो भी आप देखोगे, गरीबों के जो मकान हैं वो भी हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने दिया। दीपक जी ठीक है, अब जरा 1 मिनट यहाँ पर रोक रही हूँ। आपने कहा कि उनको नहीं निकालने का काम मोदी जी ने किया, लेकिन उनको पालने पोसने का काम किसने किया? ये भी एक बार बताइए। 1 मिनट, मैं तो देखिए आपकी बात को काटता ही नहीं, क्योंकि आप अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं कि देखिए मेरा मानना किसी भी समय किसी भी सरकार ने जो गलत किया था वो हार गए हैं। अब 10 साल में ये सत्ता में, हमारा काम इनसे पूछना है। तो ये जो मुस्लिम प्रिय इनके काम है, देश विरोधी मुस्लिमों के प्रति उनका जो प्रेम है, पाकिस्तानी मुस्लिमों के प्रति, बांग्लादेशी मुस्लिमों के प्रति, अफगानिस्तानी मुस्लिम रोहिंग्या के प्रति, बांग्लादेशियों के प्रति 45 करोड़ जब वो इस देश में वो ले आएंगे और जब वो वोट करेगा हमारे देश के खिलाफ और उनके बीच में से गलती से कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना गया तो इस देश की हालत क्या होगी? ये हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी को सोचना होगा। मतलब एकदम भिगो कर आपने। खैर राकेश जी इस पर जवाब देंगे। त्रिपाठी जी। देखिए, देश का विभाजन किस परिस्थितियों में हुआ था, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, मुझे लगता है कि दीपक जी इन बातों पर विचार किए बिना ठीक है, एक बार उनकी बात हो रही है। आज नहीं, आज भारत के चुनाव की बात हो रही है। आज भारत के चुनाव की बात हो रही है। आज भारत के चुनाव के संदर्भ में बात करें। भारत के चुनाव के संदर्भ में जिस प्रकार की मजहबी तुष्टीकरण की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो से लेकर के अपने भाषणों में कही है, क्या दीपक भी उन बातों को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं? सच बात यह है कि आज पूरे विपक्ष को लगता है कि कैसे एक खास समुदाय को वोट बैंक बना करके और कैसे अपना बैंक बैलेंस सत्ता में ला करके ठीक किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यही आरोप आप पर भी लग रहा है। अभी प्रेम जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे त्रिपाठी जी, और आज विकास की योजनाओं में बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर के चले हैं। वो कह रहे हैं कि पहले चरण में आपने देख लिया, आपने भाप लिया। सहयोगी दल अभी भी अपनी इस जो लगातार लंबे समय की उनकी पुरानी पद्धति रही है ना, मजहबी तुष्टीकरण की, उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि मजहब और जाति यही सच्चाई है, इसी समीकरण से सत्ता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ये जाति और मजहब की राजनीति से देश आगे निकल चुका है। इस सच को स्वीकार करने का प्रयास करिए। लेकिन त्रिपाठी जी, लेकिन आप पर आरोप है कि इस तरह के जो बयान हैं वो जानकर दिए जा रहे हैं चुनावों के बीच ताकि पोलराइज किया जा सके इसके जरिए। आप नहीं किया जो संवैधानिक नहीं हो सकता है। क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया साहबानों के मामले में, क्या वो असंवैधानिक नहीं है? आप यूसीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है? आप मजहबी तुष्टीकरण के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं ना। और अगर इसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप करते हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन यहीं से वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम जी, उनका भी ये सवाल आया था कि पहले चरण के मतदान में आपने देख लिया, आपने भाप लिया और वो वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ कह रहा है जिस वजह से आप लोग डर गए। और दरअसल अब जब ये दूसरे चरण से ठीक पहले चुनावों के बीच इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये दरअसल पोलराइज करने की कोशिश है ताकि आपका जो वोट जो है वो कंसोलिडेट रहे।
देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता का या किसी सहयोगी दल के नेता प्रवक्ता का बौखला जाना तो बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन प्रेम कुमार जी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एक न्यूट्रल के नाते बैठने का प्रयास करते हैं और उनके मुंह से जब प्रधानमंत्री जी के प्रति अशोभनीय शब्द दिखाई पड़ते हैं जैसे कांग्रेस के लोग करते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। देखिए, ये आप जो आरोप लगा रहे हैं ना कि पहले चरण के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपनी बात बदली है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव का अपना पैटर्न या अपने प्रचार की बातचीत बदली नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम 400 पार लेकर के आएंगे और 400 पार में एक सीट हम सबसे पहले जीत करके हमने दिखा दी है। नहीं, हम बिल्कुल मोदी की गारंटी पर ही बात कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम समर्थक दल लगातार मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम मजहबी तुष्टीकरण के उनके एजेंडे को, और ये बात तो 2014 की वो एंटनी रिपोर्ट भी कहती है ना दुष्यंत जी, हम पर रिएक्शन भी ना दें। आपके हार का जब क्या कहा था उसमें, एंटनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि कांग्रेस की हार की बिल्कुल पढ़ी, तभी मैंने उसका जिक्र किया। एंटनी रिपोर्ट ये कहती है कि आपकी हार का सबसे बड़ा कारण तुष्टीकरण ने झूठ फैलाया था। ये एंटनी की रिपोर्ट करते हैं हमारे प्रिय, उसमें भी राकेश त्रिपाठी जी आकर टाइप कर चले गए थे। क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं, पहले एंटनी रिपोर्ट पर रहिए। आपने सवाल उठाया कि आपने पढ़ी भी है, मैंने पढ़ी है इसीलिए जिक्र किया। नहीं, पहले एंटनी रिपोर्ट पर आइए ना। अब मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, पहले एंटनी रिपोर्ट पर आइए, पे बात कर रहा हूं, पहले आप लोग यकीन नहीं कर रहे। पहले एंटनी रिपोर्ट पर आइए, उसके बाद उस पर भी आएंगे। मैंने तो पूछा कि आपका सर्वे क्या है जो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। मोदी जी को समझाना पड़ रहा है, प्रेम जी को समझाना पड़ रहा है। हमारा सर्वे होगा भारतवर्ष का। तो सुनिए ना, क्यों ना अपने से ही शुरू करें। सुनिए ना, कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम ना खुद से शुरू करना चाहिए। नेशनल हेराल्ड से शुरू किया जाए, नेशनल हेराल्ड से शुरू किया जाए। सुनिए ना दुष्यंत जी, धारा प्रवाह बोलने से थोड़ी कुछ होगा। साधन क्या है दुष्यंत जी, जानकारी हम निकालेंगे। दुष्यंत जी, टेबल तो मैं भी पीट सकती हूँ, लेकिन सवाल सुनिएगा कि नहीं? 1 लाख रुपया दुष्यंत जी देने का काम करेंगे। आपका चुनावी मंच नहीं है। सुनिए, हम गरीबी दूर करेंगे, सुनिए, हम लोगों को पैसा सुनिए ना देंगे। सर, घर से शुरू होता है तो एक काम करिए ना कि ये जो आपका वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों ना घर से ही शुरू करें, क्यों ना नेशनल हेराल्ड से शुरू करें। क्यों केस लड़ रहे हैं सर? मत लड़िए, दे दीजिए ना। केस क्यों लड़ रहे हैं? लेन देन हुआ क्या? नेशनल हेराल्ड की जिस कंपनी की बात कर रहे हो वो आर्टिकल 25 के तहत बनी है। अच्छा। जिससे कोई उसका डायरेक्टर निजी लाभ नहीं ले सकता। वो भी एक तरीके का दुष्प्रचार है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैंपेनिंग दुष्प्रचार पर जमी है। ये मैं भारत के प्यारे वासियों को बताना चाहता हूं। इनके झांसे में बताइए भाइयों बहनों, बेल बॉन्ड भर करके रिहा है। इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ, प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख रुपया आओ। आप कोर्ट से बेल बॉन्ड भर करके स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी है दुष्यंत जी ने। हाँ दुष्यंत जी, ये सच्चाई है, ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाने तो का। बताइए ना कि जमानत पर रहा है, ये भी तो बताइए। कोई बात नहीं है। ममता जी, केजरीवाल जी वो एंटनी रिपोर्ट का कह तो दिया उन्होंने। इंसुलिन बंद कर दी इन्होंने। अरे अब केजरीवाल जी पर आ गए। अब केजरीवाल जी की बड़ी चिंता हो रही है अब आपको। हाँ, उनके इंसुलिन तंत्र है, लोकतंत्र में बातचीत से बात होती है। नहीं, पर सुनिए तो सही, लगता है कि आपने अपडेट लिया नहीं है। इंसुलिन मिल गई है अब, पर चलिए आप चिंता जता रहे हैं तो अच्छी खबर संदिग्ध है अभी। अच्छा, वो भी सोर्सेज से पुष्टि नहीं हुई है। वो भी भ्रम फैला